नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। विश्व में राजतंत्र, धर्मतंत्र, साम्यवाद, कंपनी तंत्र और तानाशाही के बीच भारत में मौजूद गणतंत्र अर्थात लोकतंत्र है। बहुत से लोग चाहते हैं कि धर्म का शासन होना चाहिए और बहुत लोग चाहते हैं कि कम्युनिस्टों का शासन होना चाहिए। जैसा कि चीन या उत्तर कोरिया में, लेकिन एक सभ्य और स्वतंत्र समाज के लिए जरूरी है लोकतंत्र, जो कि भारत में है। और लोकतंत्र होने के चलते ही यहाँ चुनावी प्रक्रिया होती है ताकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन सके। हालांकि ये नेता अधिकार जनता के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं, वो बात अलग है। ये चुनावी मौसम शायद एकमात्र ऐसा समय प्रतीत होता है जब नेताजी को नामांकन के साथ जमा होने वाले शपथ पत्र में सच लिखना पड़ता है। इन शपथ पत्रों की परतों में पिछले 5 साल की कमाई, देनदारी और रिश्तेदारी की हर कहानी होती है। उत्तर प्रदेश के पहले चुनावी रण के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि निकल चुकी है। खास बात यह है कि इस चरण में मौजूदा सरकार के 9 मंत्री भी उतरे हैं। इन मंत्रियों के 2017 के चुनावी शपथ पत्र में इस बार के शपथ पत्र की तुलना की गई तो अमीरी, गरीबी और आपराधिक मामलों के लेखे जोखे के साथ ही कई रोचक तथ्य भी सामने आए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग की पत्नी सुधा गर्ग ने प्रोड्यूसर एकता कपूर को कभी 3 लाख रुपए बतौर ऋण दिए थे। इसका जिक्र उन्होंने 2017 के शपथ पत्र में किया था। 2022 के शपथ पत्र में भी इस कर्ज का उल्लेख है। 5 साल में भी एकता कपूर ये कर्ज चुकता नहीं कर पाई। अतुल गर्ग ने 2017 में एकता कपूर की कंपनी बालाजी एसोसिएट्स में 54,50,000 के निवेश की बात कही थी। हालांकि 2022 में उन्होंने ऐसे किसी निवेश का जिक्र नहीं किया है। अतुल गर्ग की सालाना आय 47 लाख से घटकर 16 लाख रह गई, मगर चल अचल संपत्ति दोगुनी हो गई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल पर 2017 में एक भी केस नहीं था। 5 साल में 7 केस दर्ज हो गए। पशुपालन मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने 5 साल में खुद पर से 34,88,000 का कर्ज उतारा, मगर पत्नी पर 16,14,000 का कर्ज बढ़ गया। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं। संजीव कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देशबंधु दीक्षित बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले हम देशबंधु दीक्षित जी आपके पास आएंगे। लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराएं और उनकी अगवानी करने की परिपाटी का आप कहीं ना कहीं दम भरते हैं, लेकिन आपके यहाँ से ही जब शपथ पत्रों की तह में हम गए तो वहाँ पर कई चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं जो चौंकाने वाली हैं और लिखा गया झूठ साफ नजर आता है। ऐसा क्यों? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। जैसा कि आपने कहा कि लोकतंत्र के प्रयोग में नामांकन भरते समय सभी प्रत्याशियों को अपने आय व्यय का और चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। अब पिछले 5 वर्ष में वित्तीय व्यवस्थाएं जो हैं, अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव कैसा रहा यह मीडिया कर्मियों से छुपा नहीं रहा। अब आय व्यय का विश्लेषण, इस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी अतुल गर्ग हो या अन्य मंत्रियों के विषय में जो आपने चर्चा छेड़ी, मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनके दस्तावेज न मैंने देखे हैं। लेकिन फिर भी यह कहूंगा कि आय व्यय का जो संवैधानिक अधिकार है वो प्रत्याशी जो है वो अपना मूल्यांकन खुद सीए से ऑडिट कराकर भरते हैं। तो इसके विषय में प्रत्याशी ही बता सकता है या चेक करके ही कोई टिप्पणी कर सकते हैं। ठीक है। वरुण पुरोहित जी, दरअसल सवाल ये है कि कह दिया जाए, आज तो रिकॉर्ड होता है सब, चाहे भाषण हो,
चाहे आप जिस तरह लगातार नेता विवादों में आते रहते हैं, छोटी मोटी क्लिप उनकी आती रहती है, कहीं ना कहीं अंदर खाने भी कुछ चलता है तो उसकी क्लिप बाहर आ जाती है, लेकिन शपथ पत्रों में अगर झूठ लिखा जा रहा है, ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, सब लिख रहे हैं सर, तो ये कितना गलत मानते हैं आप इस बात को? देखिए त्रिशूल जी, गलत तो गलत ही है, उसको आप सही तो कोई ठहरा नहीं सकता, किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि हो। हमारे यहाँ कानून ऑलरेडी बने हुए, सिविल प्रोसीजर कोड में अगर आप कोई दावे करते हो, आप लगाते हो, दावे खारिज हो जाते हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई हो। आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आए, क्रिमिनल केसेस में आते हो तो आपके उसमें लग जाते हैं और आईपीसी की धारा के तहत आपके खिलाफ आपकी कार्रवाई होती, पनिशमेंट हो जाती है। ये जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन तो है, स्वतंत्र बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की खुद की मशीनरी नहीं है। तो उनको एग्जीक्यूटिव, जो हमारी ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव होती है, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसी को कन्वर्ट करके इलेक्शन कमीशन में दिया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन उससे काम कराता है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं, इलेक्शन कमीशन की पावर वापस उसकी अपनी संस्था में चली जाती है, वो ब्यूरोक्रेसी वापस नेताओं के अंडर में आ जाती है। वो ब्यूरोक्रेसी कैसे इंडिपेंडेंट होगी? जब वो वापस नेताओं के अंडर में आना है तो नेता उसको पनिशमेंट कर देगा कुछ ना कुछ, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरा, कानूनी हमारा लैक ऑफ लीगल सॉल्यूशंस है इसमें। आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर में ही कार्रवाई हो सकती है किसी भी जो चुनाव लड़ते हैं उनके खिलाफ। आईपीसी, सीआरपीसी की धाराएं लगाते नहीं है, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन सिफारिश करता है, उसके बाद ही बात होती है। तो पार्लियामेंट जो है सबसे बड़ी दोषी है। पार्लियामेंट हमारी राजनीतिक जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है, क्योंकि संसद इसमें जब तक कानून नहीं बनाएगी, बाध्य नहीं करेगी, जब तक आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। ये लोकतंत्र की बात, जब तक संसद नहीं बनाती कोई कानून, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आता। अब ये चीज हमारे देश में कैसे होगी? तो राजनीतिक शुचिता नेताओं में, जैसे अपन अभी बात कर रहे हो आप, अभी कांग्रेस की भी करेंगे, एक पार्टी बात करें, एक पॉलिटिकल पार्टी इस समय जैसे रूल कर रही है देश को, भारतीय जनता पार्टी। अब पार्टी विद डिफरेंस थी, अडवाणी जी पे आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वैसे लोग तो है नहीं। अब आपने बताया टेंटेड मंत्री, टेंटेड तो केंद्र में मंत्री है। अब वो जब तक जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय फोकस में, यूपी में भी, केंद्र में भी, उसकी बात ज्यादा होती है। तो जो भी मंत्री हैं, या तो प्रधानमंत्री हो या पार्टी के अध्यक्ष हो, उनको तुरंत हटाएं, उनको पॉलिटिकल कंपल्शंस में नहीं आना चाहिए। तो एक राजनीतिक सुशीलता वो एक फॉलो करे पब्लिक, तो एक पार्टी जो रूलिंग पार्टी करे, दूसरी पार्टियों पर बाध्यता हो जाए। लेकिन ये चीज हो नहीं रही है। आप याद करिए, पहले आपको तो मेरे ज्यादा पता है, कौशिक साहब को पता है, कैसे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी गाँव के इंटीरियर एरिया में, पता ही नहीं लगता था, उससे तो फिल्में बनती थी। तो टीएन सेशन, राजीव गांधी का जमाना, उसमें रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स के नाम से वोटर आईडी आने लगा, उसमें सुधार होने लगा। तो ऐसी चीजें क्या है, हमारी जो सोसाइटी, मैंने पहले भी क्या, डायनेमिक और प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। तो ये हमारा जो एडेप्टेशन है समय के साथ, कस्टम्स के साथ हम करते जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में सोसाइटी फास्ट भाग रही है, पॉलिटिकल पीपल जो है उसको एडेप्ट स्लो कर रहे हैं। अगर उसकी रफ्तार से अगर एडेप्टेशन करेंगे तो रूल बनाएंगे, कानून बनाएंगे, संसद से कानून बनाएंगे, तो ऐसी चीज नहीं होती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, इसका कोई इसमें रोल नहीं होता है, उसको डायरेक्शन देना पड़ रहा है कि आप क्रिमिनल जो आपके केसेस हैं प्रत्याशियों के, उनको पब्लिश करिए, ये करिए, डायरेक्शन ही दे सकता है, बाध्य तो कर नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अगर कोई एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ हम कोर्टों में जाते हैं। तो जब तक ये इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संस्था हम कहते हैं, उसके पास या तो स्वतंत्र मशीनरी हो नीचे तक, जब वो किसी से डरेंगे नहीं, वही हम क्या कर, जैसे आप अडॉप्ट करते हो ब्यूरोक्रेसी को, जैसे आचार संहिता लगी, इलेक्शन कमीशन ने कंट्रोल ले लिया, वही वापस नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए मैं बीजेपी पे नहीं जाता, मेरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरे पे नहीं। मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं मिनिस्टर बन जाता हूँ, तो वही अधिकारी मेरे खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? उनको पता है चुनाव जीतते ही जीत गया आदमी, ये मेरे हम कंट्रोल करेगा। ये या तो इलेक्शन कमीशन नीचे तक उसकी स्वतंत्र मशीनरी बने, या संसद के जो नेता हैं आज के, हमारे पुराने तो सब राजनीतिक शुचिता रखते थे जब भी हमारा देश 70-75 साल में इतना संपन्न हुआ है। अगर आज के नेता इन चीजों को मानेंगे, प्रिंसिपल्स को मानेंगे, जब भी होगा। या इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्र मशीनरी भी संसद ही देगी। बिल्कुल। अब वो जब तक सांसद और हमारे नेता नहीं होंगे। हाँ, हम संजीव कौशिक के पास चलते। संजीव कौशिक जी, ये जो गंभीरता पूर्वक बयान दिए जाते हैं, इनके नीचे गहरा हास्यास्पद चरित्र छुपा हुआ है राजनीति का, और वो गाहे बगाहे उजागर होता रहता है इस तरह के जब शपथ पत्र भरे जाते हैं, या कई ऐसे कृत्य हैं जिसमें ये राजनीति बिल्कुल शर्मसार हो जाती है और सामने आ जाती है। क्या ये जिम्मेदारों को एक बदलाव की दिशा में बड़ा सुधार नहीं करना चाहिए? क्या इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए?
जिम्मेदार बारे में आप बातचीत कर, जिम्मेदार समझ रहे हैं कि जब तक वो विपक्ष में होते हैं ठीक हमारी जैसे और आप ही के जैसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सत्ता में आते आते उसका चरित्र बिल्कुल यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संभव है। बात यह है कि 2 सप्ताह पहले हमने देखा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एमएलए और एमपी के लिए जो चुनाव सीमा थी उसको बढ़ाया। आप भी जानते हैं कि 28 लाख 40 लाख के लिए एमएलए चुनाव के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में यदि बात कर ले, हमने देखा कि कई पार्टियों के मुखिया के दरवाजे पर लोग ऐसे पहुंचे थे कि एक 20-30 लाख की गाड़ी तो ऐसे केवल मुलाकात करा दे तो वहां पर गाड़ी छोड़ के वो चले आए। इस तरह की बात हो रही है। राजनीति में जिस तरह से पैसे का समावेश हुआ है और कॉर्पोरेट कल्चर जिस तरह से विकसित हुई है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है आज के वक्त में राजनीति करने के लिए। ये बड़ा हास्यास्पद है। ये किसी ने फलकनामा दिया है कि हम 3 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक बार यदि कोई 5 साल के लिए विधायक बन जाए या सांसद बन जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है। जो साइकिल पर चढ़ने वाला होता है वो कहाँ रहता है, उसकी जो रसीद होती है वो क्या होती है। तो ये कहाँ से आता है। यदि 3 लाख रुपए कोई कर्ज नहीं चुका पा रहा है या वो कोई वापस नहीं कर पा रहा है, तो इन परिस्थितियों में तो ये बात सीधे टिकट जैसे साफ है कि कुछ न कुछ ग्रामीण है जो बुद्धिजीवी वर्ग जो सहारा की बात होती है जिसको कागजी खानापूर्ति करने के लिए किसी खानापूर्ति की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की मजबूरी ये होती है कि इलेक्शन कमीशन पहले के लिए तो हमने भारत के इतिहास में देखा कुछ ऐसे भी इलेक्शन कमीशन के मुखिया हुए जो इतिहास का ऐसा नाम दर्ज है कि लोग गाहे बगाहे याद करते हैं कि काफी उनके जैसे लोग और होते। लेकिन मुश्किल ये है कि आज के वक्त में इलेक्शन कमीशन वो जिसको कहा जाता है दंतविहीन बाल जिसको आप कह सकते हैं, तो उस तरह की कमीशन हो गई है। वो भी आज के वक्त में देखती है, उसे पता है कि सत्ता के साथ ही उसको रहना है। तो जिस तरह की उनके व्यवहार और चरित्र में दिखाई देता है वो भी सख्ती नहीं कर पाते हैं। या कई बार यदि कोर्ट के बीच में से न्याय लेने की जरूरत पड़ती है या फटकार लगाने की जरूरत पड़ती है तो इसके पीछे कारण यही है कि दिखाई देता है कि आप संतुलित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और संतुलित व्यवहार यदि वो नहीं कर रहे हैं तो किस वर्ग के साथ असंतुलित व्यवहार कर रहे हैं ये भी क्लियर दिखाई देता है। तो इसको मजबूत करने की जरूरत है, दिल इच्छा शक्ति के साथ रखने की जरूरत है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां जब तक नहीं चाहेगी लाख आप इस तरह के कानून बनाते रहे, वो लूपहोल निकालते रहेंगे, इसमें से रास्ते निकलते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और राजनीतिक पार्टियों के लिए फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि जब ये सत्ता में नहीं होते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो सारी कमियों के बारे में बात करते हैं, हर एक निर्णय के बारे में वो लोगों के बीच में भी जाते हैं और कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, हम आएंगे तो ये ठीक करेंगे। हमने देखा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी शिक्षिता की बात, आर्थिक शिक्षिता की बात करने वाली, किस तरह से चंदा के मामले में आने के बाद में एक लूप होल निकाला गया और किस तरह से सबको दरवाजे से पीछे करने का प्रयास किया गया, हमने देखा है। तो जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, चाहे आगे की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की, सबसे मुश्किल ये है कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ वर्षों से या पिछले 8 सालों से केंद्र में सरकार में नहीं है और अमूमन जहां जहां भी राज्य में सरकारें हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो पहले सरकारें थी यदि उससे लोगों ने अपने आप को तोड़ा या विमुख हो गए उससे, तो भारतीय जनता पार्टी एक नई तरह की राजनीति करने के लिए आई थी। उसने कहा कि हम शिक्षिता की राजनीति करेंगे, हम आर्थिक अपराध रोकेंगे, हम लोगों के बीच में करप्शन कम करेंगे या फिर महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। जो मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ उन मुद्दों के आधार पर लोगों ने अपार समर्थन दिया। लेकिन आप जब व्यक्तिगत बातें निकाल के देखेंगे तो सारे मामले में लोग ऐसे ही क्या कहते हैं, वो सारी चीजें वैसे ही चलती चली आ रही है जिससे आप आरोप लगा करके भी दिए। तो जब तक राजनीतिक पार्टियों की मजबूत नहीं होगी, और ये एक लाइन और लास्ट में इसमें मैं जोड़ दूं कि आज के वक्त में सत्ता या सरकार बनाने की जो बात है वो सिद्धांतों के आधार राजनीतिक पार्टियां काम नहीं करती है, संख्याओं के आधार पर राजनीतिक पार्टियां काम करती है और संख्याओं के आधार पर सरकारें भी बनती है। तो ये संख्या कैसे मजबूत होने के लिए जो मेन सरकारें ये देखने की जरूरत नहीं महसूस होती कि इसके ऊपर किस तरह के दाग लगे हुए हैं। यदि आपकी रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 76 से ज्यादा विधायकों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करती। लेकिन जब हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी खास विशेष वर्ग के अपराधी की बात होती है तो उसके घर पर बिल्डिंगर भी चलाए जाते हैं और साथ साथ वहाँ पे भूमि पूजन भी किया जाता है कि यहाँ गरीबों के लिए घर बनाएंगे। तो ये प्रतीकात्मक राजनीति के मैसेज देने की कोशिश की जाती है, इसके व्यापक मायने होते हैं और सारी राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ की बात करती है, हित की बात करती है। समाज के हित की बात जब तक नहीं होगी तब तक इस तरह का कोई मजबूत कानून या उससे व्यवहारिक रूप से
काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। देशबंधु दीक्षित जी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ केंद्र में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्तक झुकाकर संसद में घुसते हैं, वहाँ पर मस्तक झुकाते हैं, सीढ़ियों पर सर रखते हैं, पूरे देश में एक संदेश जाता है कि स्वच्छता की बात होगी और बदलाव की बड़ी कहानी लिखी जाएगी और तमाम उन सुधारों पर कहीं ना कहीं बड़े कठोर निर्णय लिए जाएंगे जो दशकों तक, जैसा आप कहते हैं, दशकों तक जिनसे ज्ञात तो रहे लेकिन उनके बारे में अनजान बने रहे। लेकिन आज मौजूदा दौर में जब ये सब चीज़ें उठाई जा रही हैं और आपके सामने आ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो उम्मीदें हैं जनता की, जो बड़े बदलाव की बात है, वो महज राजनीतिक या सियासत साबित हो रही है, उस पर कड़े और कठोर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? और इस तरह के मामले खुद आपके मंत्रियों के सामने आ रहे हैं कि उनके शपथ पत्रों को देखें तो शर्म आती है कि ये लोकतंत्र कैसा है। नहीं त्रिशूल जी, मेरा आरोप नहीं है सर आपके ऊपर, मैं बहुत ऐसी बात कर रहा हूं या पूछ रहा हूं आपसे जिसके लिए सब जिम्मेदार हैं। नहीं त्रिशूल जी, जैसा कि आपने पहली बात कहा कि जब से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं, ये शपथ पत्र का प्रोग्राम नरेंद्र मोदी की नहीं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी उस शख्सियत का नाम है जिसके बारे में त्रिशूल जी आप क्या 137 करोड़ बड़े गर्व से कह सकता है कि आज पूरे सार्वजनिक जीवन में एक भी दाग प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पे नहीं कोई कर सकता। और जब से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर दायित्व संभाला है, मेरे ख्याल से विश्व में देश का नाम ऊंचा ही किया। अब रही बात ये जो राजनीतिक परिपाटी में जो वित्तीय लेखा देखा होता है, यह एक तकनीकी विषय है और इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन आपने जो कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और जब चुनाव की तिथियां घोषित करती हैं तो उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल हो, विगत में आपने भी देखा ऐसे भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जिन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल पाशुपात में भाग दिया। तो उनके पास इतने पावर्स होती हैं, इतने राइट्स होते हैं कि वो किसी भी प्रत्याशी के आय व्यय के जोखों को कभी भी चेक कर सकते हैं। अभी विगत कल ही देखिए 3 जिलों के डीएम और 2 जिलों के एसपी उन्होंने अपने अधिकार से चेंज किए। इसमें किसी राजनेता का हस्तक्षेप नहीं होता। देखिए हमारे राजनेता भी चाहते हैं शुचिता, लेकिन सुधार परिवर्तन धीरे धीरे होता है और विकास की गति भी धीरे धीरे होती है। हमारा देश इतना विशाल है कि यहाँ पर सभी चीजों को बनाने के लिए एक स्वच्छ सिस्टम होना चाहिए। इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। और आपके पैनल ने जो कहा कि ये हमारी पार्टी नहीं हो, कांग्रेस पार्टी, देखिए समय के साथ ही सोच होती है और धीरे धीरे हम परिवर्तन कर रहे हैं। और देखिएगा ये जो एडीआर की रिपोर्ट आ रही है धीरे धीरे, लेकिन व्यक्तिगत मुकदमे आप भी मेरे ऊपर लिखवा दें, उसका ट्रायल हो, कोई दोषी हो नहीं हो, इसमें समय लगता है। हमारे देश का संविधान की एक संरचना ही ऐसी बनाई गई है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस बात से मैं सहमत हूं। देशबंधु जी देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूं कि जो सच होता है वो सबको नजर आता है और जो झूठ होता है वो भी सबको नजर आता है। और इस सच और झूठ को जनता अच्छी तरह परख लेती है, जान लेती है और उसका निष्कर्ष भी देती है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें असत्य हैं और क्या क्या चीज़ें सत्य हैं। बहरहाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि 9 मंत्रियों ने हलफनामे में आखिर क्या लिखा है, शपथ लेकर कितना सच बोल रहे हैं। भाजपा के 9 मंत्री, सालाना आय 47 लाख से घटकर 16 लाख रह गई, मगर अचल संपत्ति दुगनी हुई। सुरेश राणा शपथ लेकर कितना सच बोल रहे हैं। पहले रण के 9 मंत्रियों में अकेले जो करोड़पति नहीं, लेकिन 5 साल में 2 हथियार ले लिए। श्रीकांत शर्मा, मंत्री जी की जमीन के भाव जस के तस, दिल्ली में पत्नी के फ्लैट के दाम सिर्फ 4 लाख बढ़े। संदीप सिंह, कल्याण सिंह के पौत्र, विदेश से पढ़ाई कर लौटे अकेले मंत्री। 2017 में इन्होंने वार्षिक आय 12,95,000 रुपये दर्शाई थी। 2022 में यह घटकर 10,44,000 रुपये रह गई।
अनिल शर्मा मंत्री जी पर सिर्फ एक केस लंबित, और वो भी परीक्षा अधिनियम के तहत नकल के मामले में। 2017 में अपनी सालाना आय 38,71,000 रुपये दर्शाई थी। 2022 में घटकर 25,02,000 रुपये रह गई। चौधरी लक्ष्मी नारायण 5 साल में खुद पर से 34,88,000 का कर्ज उतारा, मगर पत्नी पर 16,14,000 रुपये का कर्ज बढ़ गया। डॉक्टर जी एस धर्मेश ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि उनका सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, जबकि 2022 में सभी सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। दिनेश खटिक पहले रण में 9 मंत्रियों में सबसे कम शिक्षित, सिर्फ 9वीं तक की पढ़ाई। 2017 में उनके पास एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी। 2022 के शपथ पत्र में उन्होंने एक फॉर्च्यूनर का स्वामित्व दर्शाया है, साथ ही एक स्कूटर भी खरीदा है। कपिल देव अग्रवाल 2017 में एक भी केस नहीं था, 5 साल में 7 केस दर्ज हो गए। कपिल देव अग्रवाल की वार्षिक आय 2017 में 5,57,00,000 रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 15,24,000 रुपए हो गई। 5,57,000 थी, जो 2022 में बढ़कर 15,24,000 रुपए हो गई। साथ ही उन पर कर्ज भी दोगुना हो गया। सर, ये तमाम चीज़ें हैं देशबंधु जी, हम चर्चा करते हैं और उद्देश्य यही रहता है कि समाज में वो जागरूकता आनी चाहिए, और सरकार जब बहुमत की है तो वो कड़े कदम उठाए जाने चाहिए जिनका देश को इंतजार है। वरुण पुरोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या जनता की जो उम्मीदें हैं उनको इंतजार बहुमत दें किसी दल को, या अल्पमत दें, या गठबंधन दें? इंतजार उनका जस का तस है, इंतजार में कोई फर्क नहीं आया है। मैंने कई बार आपसे पहले भी डिबेट में डिस्कशन किया, राजनीति ऐसी चीज होती है, उसमें समाज सेवा करके जैसे पहले के टाइम के लोग आते थे, इसीलिए आज हम उन पर गर्व करते हैं, चाहे किसी पार्टी के रहे। आते समाज आते थे, फिर नेता बनते थे समाज के, उसी को राजनेता कहते हैं, जो समाज पर राज करे, उनको नेतृत्व दे, समाज को अपनी दिशा दिखाए। आजकल क्या हो गया, सीधे फिल्म स्टार को टिकट दे दिया, या किसी की पार्टियों में किसी को नामजद नहीं करना, सभी पार्टियां कर रही है। तो क्रिकेटर को दे दिया टिकट। वो तो आप संसद में जो डायरेक्ट क्रिकेट खेलता आ गया, या कोई फिल्म हीरो हीरोइन आ गया सीधा, अब उनका अपने संसदीय क्षेत्र से तो कोई मतलब नहीं है ना। समाज की गहराइयों में, समाज में रगड़ के अपने सामाजिक कार्य करके आए हैं, अब सीधे संसद में आते तो वैसी संसद परिलक्षित होगी। ऐसे अपराधी है सीधे, भाई मेरे पास वोट की कमी है, कोई किसी ग्रुप का कोई डॉन है, माफिया है, वो मुझे फाइनेंस भी कर रहा है, मुझे वोट भी डला रहा है, मैं जब मिनिस्टर बन गया तो कहेगा मुझे भी कुछ, जैसे फिल्मों में होता है, उसको भी आप कॉर्पोरेटर बनाओ, एमएलए बनाओ। जब अपराधी या ऐसी अपराधी नहीं जोड़ता ना, ऐसी मानसिकता वाले जिनको समाज से रगड़ाई करके नहीं आए हैं, वो लोग संसद में आ जाएंगे, उनकी सामाजिक सोच नहीं रहेगी, उनकी प्रोफेशनल सोच होगी, वैसी संसद बनेगी, वैसी कानून बनेंगे। अब वो क्यों बनाएंगे साहब कानून कि भाई ज्यादा पैसा, जैसे कौशिक जी ने कहा 100 करोड़ हो गए, 50 करोड़ हो गए, आपने भी कहा, वो क्यों करेगा भाई? वो तो अपना बिजनेस बढ़ाएगा, 5 साल में देखेगा 50 के 100 करोड़ हो जाए। ऐसी टेंडर इश्यू हो, ऐसी लॉज बने कि भाई ऐसे टेंडर इश्यू हो, क्योंकि आप संसद में पहुंच जाते तो आपको सब समझ तो आ ही जाता है। ऐसे कानून बनाइए जिससे आपको वहां पे आरोप भी नहीं लगे, और टेंडर्स वगैरह या जो भी बिजनेस चले, या बिजनेस की जो भी प्रोसीडिंग्स हो, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हो, उसमें उनको लाभ हो। ये चीजें जब होती है, सामाजिक सोच या सामाजिक रगड़ाई करके आदमी आता है, तो वो समाज, जो आपने शुरुआत में बात करी थी साम्यवाद की, समाजवाद की, हमारे भारत में साम्यवाद तो सब बाद में, हमारा भारतीय समाजवाद हजारों साल से डिफरेंट है, लेकिन अब सोसाइटी गवर्न होने लग गई पूंजीवाद या साम्यवाद से हिंदुस्तान के अंदर। तो विदेशियों से इन्फ्लुएंस ज्यादा आ गया, विदेशों से, क्योंकि आर्थिकी हमारी ऐसी हो गई, या तो अमेरिका या चाइना, उससे इन्फ्लुएंस होने लग गई। तो हम जब इकोनॉमिक स्टेटस में आ गए तो हमारा सोशल स्टेटस तो खत्म होता जा रहा है, और कंट्रोल कर रहे हैं विदेशी, तो कंट्रोल विदेशी करेंगे, तो वैसे ही आपकी सामाजिक गतिविधियां हो जाएंगी। वो देख लीजिए, आज बच्चे भी वैसे होते जा रहे हैं। ये चीज क्या है कि एक सोशल कॉज है, इस पे सामाजिक डिबेट होनी चाहिए। आप जैसे कौशिक जी जैसे जो वाकई विद्वान है, या समाज को देखते हैं, अपने एक एक आईने के छोटे छोटे पिन पॉइंट पे देखते हो, आप लोग जो टीवी मीडिया और प्रिंट मीडिया में तो लिखते हो, लेकिन समाज में इन चीजों को उठाने के लिए आप लोगों का रोल बढ़ना चाहिए। अब अभी कोई भी राजनीतिक बात मैंने की नहीं, अभी आप ही देखिए, सबसे पहले हमको छोड़ना चाहिए स्तुति गायन, हम स्वयं को। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी का स्तुति गायन करने लगे। आप बताइए, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने फॉर्म में क्या लिखा था? पहले विवाहित अविवाहित वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया था।
कंसील ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट किया था। अगर ऑर्डिनरी मैं भरता, मेरा तुरंत रिजेक्ट कर देता शाम को इलेक्शन कमीशन, आपका फॉर्म रिजेक्ट, आपने नहीं भरी इन्फॉर्मेशन पूरी, या मैं गलत भर देता स्मृति ईरानी जी की जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, दोबारा मैंने 12वीं पास लिख दिया, मेरा तुरंत इलेक्शन कैंसिल हो जाता और आगे के लिए प्रतिबंध लग जाता। ये चीजें देखने वाली बात है। हमको मुझे भी राहुल गांधी का स्तुति गायन नहीं करना चाहिए, आपको भी मोदी जी का नहीं करना चाहिए। ये स्तुति गायन जब खत्म हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म जो खत्म हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन खत्म हो जाएगा, जब जाके समाज में एक स्वस्थ परंपराएं वापस आएंगी। आप देखिए पुराने लोग जो थे, मैं बार बार उनका क्यों रिपीटिशन करता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों ने तो देखा ही, मैंने बचपन से देखा है, मेरे घर में भी देखा। पहले के लोग क्या, सरकारी गाड़ी भी घर के आदमी नहीं ले जा सकते थे, जाइए आप साइकिल से स्कूल जाना है तो। आज बच्चे ड्राइवर, सरकारी गाड़ियां लगी रहती है मेम साहब के लिए, बच्चों के लिए। मैं बता रहा हूँ, मुझे अलाउ नहीं थी गाड़ी में बैठ के जाना, साइकिल से जाओ, साइकिल से आओ। तो मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अब ये चीजें आपने भी करी है, कौशिक जी ने महसूस की, देशबंधु जी ने भी कहीं ना कहीं महसूस की होंगी। लेकिन आज हम क्या हो गए, या तो कांग्रेसी हो गए या भारतीय जनता पार्टी के नहीं मोदी समर्थक हो गए। ये हम भारतीय समर्थक नहीं है, भारतीय जो हमारी सोसाइटी, हमारी इंडियन सोसाइटी है, उसके समर्थक तो है ही नहीं। हम एक इंडिविजुअल आदमी के पीछे भाग रहे हैं। अब वो कितना करेक्ट है, कितना नहीं है, आज कांग्रेस की दशा की आप चर्चा करते हो, तो राहुल गांधी कितना करेक्ट है, कितना नहीं, क्या लीडर तो वही है, देवनार वही है, तो उसके पीछे भाग रहे हैं। कितनी कांग्रेस चले नहीं चले, ये मोदी जी का हो गया, पार्टी विद डिफरेंस खत्म कर दी। अब बीजेपी नहीं है, मोदी बीजेपी, बीजेपी मोदी, तो लोग मोदी जी के पीछे भाग रहे हैं। ये सामाजिक जो हमारी मानसिकता है, इसको सबसे पहले सर्वप्रथम चेंज करने की जरूरत है। आज अगर मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और मान लीजिए मेरा सांसद कोई अच्छा बीजेपी का प्रत्याशी लड़ रहा है, तो मुझे एज अ वोटर उसको वोट डालना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो कांग्रेस पे डालूं, चाहे गुंडे को टिकट दे दिया। यही भारतीय जनता पार्टी ने अगर जो टेंटेड मिनिस्टर को टिकट दिए, इनको टिकट काटनी चाहिए और जनता के सामने एक प्रस्तुत करना चाहिए उदाहरण। दूसरी पार्टियों पे कंपल्सन हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ सारे चैनल अखिलेश की पार्टी पे दिन भर आरोप लगा रहे, भाई आप भी यही कर रहे हो, आपका गृह राज्य मंत्री, आपने बलात्कार, आप बताइए, मुख्यमंत्री खुद भी केस वापस ले रहा है जिसमें बलात्कार लग रहे। कांग्रेस के बाद मेरे कई हो सकता है कांग्रेस के नेताओं ने भी ऐसा कार्य किया, अपने केस ही वापस ले लेते हैं सत्ता में। ठीक है वरुण जी, मैं आता हूँ आपके पास। संजीव जी, ये जो पारदर्शिता है ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखावटी हो चुकी है, और ये दिखावटी नहीं हो और ये बिल्कुल पारदर्शिता ऐसी हो कि कभी भी इसे जांचा जाए तो एकदम स्पष्ट साफ नजर आए। और कई लोगों का, हम सब लोगों का आचरण लिखिया मुंशी जैसा हो गया है, जो भी लिखवाया जा रहा है लिख रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है बोल रहे हैं। तो क्या नहीं होगा ये सब के कोई सच के लिए बोले, कोई सच के लिए बात करे? ये सब पारदर्शिता दिखावटी रहेगी, ये कभी सच के मार्ग पर द्रुतगामी नहीं हो पाएगी, ऐसे ही चलेगी। देखिए, दो बातें होनी चाहिए। या तो एक बात, पार्टी के जो पार्टी अलग अलग पार्टियों के जो लोग हैं उनमें इतनी सूचिता मजबूत होनी चाहिए, खुद एक्शन ले और खुद इस पर संज्ञान लेते हुए कानून बनाए और अपने पार्टी से वो शुरुआत करें। हम ये नहीं चलेगा कि आपकी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद है और कम दाग है, ये ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात कि जिन देश के संवैधानिक संस्थाओं की बात हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ वर्षों में, इससे पहले भी हालांकि जिन पार्टियों की सत्ता रही है उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन कमों पे कुछ वर्षों में जो दिखा है संवैधानिक संस्थाओं मुझे लगता है तमाम संस्थाओं को जाता है और विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से पारित किया जाता है और इलेक्शन जीतते भी बात वही की वही जाती है और देश की जनता ये बात समझती है कि इसके बाद में कुछ होने जाना नहीं है। लेकिन तत्काल जो लाभ नफा नुकसान की बात होती है, या फिर हमने पहली बार देखा 7-8 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बैठे हुए अदालत के लोगों को रोते हुए आपने देखा, आरबीआई की साख भी हमने खत्म होते हुए देखी कि आज तक वो नहीं बता पाए कि आपने कितने नोट वापस लिए, कितने उसमें ब्लैक मनी वापस लिए, या सब कुछ संदेह के घेरे में। तो इलेक्शन कमीशन की बात, कई बार सीधी सी बात है कि यदि अदालतों को संज्ञान लेने की जरूरत पड़ जाती है और फटकार लगाने की जरूरत पड़ जाती है, तो उसको भी ये दिखाई देता है कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और वो निष्पक्ष तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, यदि
ये भी सक्षम हो अपने आप में, ये भी लगे उस पे हमें भरोसा हो कि नहीं ये अपना काम कर रही है। किसे नहीं पता है ये जो चीज आप निकाल के दिखा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या हमने भी पढ़ा देखा, क्या ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में नहीं है? क्या देश की सरकारों के संज्ञान में ये चीज नहीं है कि ये बिल्कुल कपोलकल्पित और झूठ साज के आधार पर इस तरह की चीजें भरी जा रही है और वो सामने दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके यदि कुछ नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए जिस दिल्ली इच्छाशक्ति की बात कर रहे हैं किसी पार्टी में नहीं है। यदि ये पार्टी, क्योंकि हम बार बार इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की थोड़ा सा आलोचनात्मक बात इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद में जब आई तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी और हमने भी लगा रखी थी। हमें लगा था कि एक नई तरह की राजनीति करेंगे, क्योंकि हर कांग्रेस पार्टी के उस गलतियों को वो सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, करप्शन के मामले में आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, 2G 3G जीजा जी। आप बताइए कि करप्शन के मामले में कोई नजीर पेश किया गया हो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हो, उसको अंदर कर दिया गया हो, कम से कम यही दिखाई दे जाता। जिन ब्लैक मनी की बात हो रही थी, जिस काले धन की बात कर रही थी, उसी में से कुछ आ गया हो, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की बातें जिसके आधार पे हमने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा दी थी, वो उम्मीद पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरती दिखाई दी, और पूर्ववर्ती सरकारों के जैसे ही इनकी भी नीतियां रही कमोबेश। आपने जिस नीतियों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के नीतियों के खिलाफ में अपना थूका, वही नीतियां, उसी पे आप FDI की बात कर रहे हैं, आप आधार की बात कर रहे हैं, आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, उन तमाम चीजों की जिसकी आलोचना करते थे उसी को लंबा करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो कोई नई चीज जो चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है, और हम यही चाहते थे यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि हमने भी सोचा कि कुछ नई चीजें होने वाली है, पूर्ववर्ती सरकारों से अलग इतर कुछ नई बात होने वाली है, लेकिन हुआ क्या, पूर्ववर्ती सरकारों के जैसे ही सब कुछ उसी के जैसे चल रहा था। पहले भी विपक्षी पार्टियों को ये नहीं बोलने देते थे, आज वो नहीं बोलने देते हैं। जो मनमानी होती है, एक CAA की बात हो या फिर ये कृषि कानून की बात हो, जिस तरह से इस दोनों को लाया गया फिर वापस करने की बात हुई, विपक्षी पार्टी ये तमाम तरह की चीजें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उम्मीद हम रख रहे थे, जो बदलाव की उम्मीद हम कर रहे थे, वो हमें दिखाई दी। और अभी भी हालांकि सरकारों से निराश नहीं हुआ जाता, जितना भी कार्यकाल है हम उम्मीद रखते हैं कि बेहतर हो जाए, लेकिन जो कड़ाई होनी चाहिए, जो शिक्षिता की बात है, वो नीचे जमीन पे धरातल पे उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये अफसोस की बात है। और देश की जनता क्या है, तो देश जनता की तरफ से वो जातिवाद से बाहर नहीं निकल पाते, वो धार्मिक बेरोजगारी का एक बड़ा लगातार पिछले 6 महीनों से जैसे सर्किट पे पड़ा हुआ है, तो इसकी बहुत, लेकिन दुखद ये है कि जब इसी बेरोजगार बात के लिए इलेक्शन का समय आएगा तो फिर वो हाथ में मोबाइल या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन्हें जो इलेक्शन मिलेगा उसके आधार पर आएगा तो पूर्ववर्ती सरकार ही आएगा। तो आपको इन चीजों से निकलना होगा। आप इनसे बदलाव चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक लोगों को भी बदलाव की उम्मीद के लिए नई सरकार चुना हमने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ठीक नहीं थी, इसमें यदि बेहतर नहीं किया फिर हम नई सरकार चुनेंगे। तो आपको अपने विचारों में कहीं कुछ दिखाई दे रहा है कि हमारे मन के लायक मुकदम नहीं कर रहे हैं, हमारे मन के लायक मुकदम नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको परिवर्तन करना होगा, ये आपके हाथ में है। तो ये देखना होगा। और देश की जनता जो है काफी प्रबुद्ध है, जितना हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो भी समझ रही है इस बात को कि ये बहुत चोरी बातें हैं, झूठी बातें हैं कि 2 लाख 4 लाख 10 लाख हम खूब जानते हैं कि पैसे अब तो कम से कम वर्चुअल रैली की बात हो रही है, लेकिन इलाकों के एक रैलियों में खर्च हो जाते हैं। तो ये 40 लाख 50 लाख 70 लाख इसका कोई मायने नहीं रखता। तो जब इतने पैसे खर्च होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पैसे मेंटेन किए जाएंगे, जब मेंटेन किए जाएंगे तो कहाँ से मेंटेन किए जाएंगे सारे लोग जानते हैं। तो चुनाव आयोग को मुझे लगता है कि ये खर्च बढ़ाने के बजाय खर्चों में कटौती और उसके सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, ज्यादा वेतन तो चाहिए। कोई अपना घर निकाल के राजनीति करने तो आ नहीं रहा है। जो राजनीति करने हम जानते हैं कि अभी जैसा मोदी जी कह रहे थे कि पहले के राजनेता जो होते थे वो सड़कों से निकलकर, जमीन से निकल करके बहुत मेहनत करके समाज में अपनी पहचान बना के समाज के सुख दुख को समझते हुए आगे आते थे। आज बिल्कुल कॉर्पोरेट घराने के जैसा सारा कल्चर हो गया, उससे हेलीकॉप्टर से उनको उतार दिया जाता है और वो जीत भी जाते हैं। इस तरह के हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं, लेकिन वो क्या काम कर पाते हैं, क्या वो मजबूती से आपकी बातों को समझ पाते हैं और रख पाते हैं, ये बहुत मुश्किल है। तो इन सब तमाम चीजों पर जनता को भी सजग होना होगा, और जनता जब सजग होगी निश्चित तौर पर किसी रास्ते निकलेगी। ठीक है देशबंधु जी, देखिए बहुत दिनों तक मनन किया युधिष्ठिर ने
तब उन्होंने कहा कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, और वो तब धर्मराज कहलाए। मनन, आपने भी एक लंबा दौर मनन में गुजारा, विश्लेषण में गुजारा, लेकिन धर्मराज कहलाने का जो मादा है वो मौजूदा दौर में जनता को चाहिए आपसे, और ये सबसे बड़ी अपेक्षा जनता की है आपसे कि आप उस पर खरे उतरें, और काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन जैसे जैसे परतों को उघाड़ा जाता है तो वही घिनौना सच सामने आता है जिनको बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है। जैसा आप कहते हैं कि ये सब कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस के बाद जिस बदलाव के लिए आपसे उम्मीदें की जा रही थी उस पर कलम चलाने में बहुत देर कर रहे हैं आप, और शायद जनता ये समझ रही है कि आप देर कर रहे हैं, या आपके कलम चलाने में सियासत नजर आती है कहीं ना कहीं। नहीं, त्रिशूल जी, जैसा कि आपने प्रसंग छेड़ा है, तो मैं ये बता दूं। त्रिशूल जी, प्रश्न आप पूछते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। सर पूछिए। कि 7 परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। हाँ। 8 साल में जब से हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री ने दायित्व संभाला है, तब से सारे जो परिवर्तन है उन्होंने किए, और जितने भी आमूल चुमूल या कठिन से कठिन परिस्थितियां आई उसमें उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाने का ही कार्य किया। अब दूसरी बात आई है, हम अपने कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहेंगे, 70 साल में जो संवैधानिक संस्थाएं बनी उनको इन्होंने कितना मजबूत करने का काम किया। देखिए, 3 साल अभी विगत ऐसी वैश्विक महामारी आई जिसमें किसी की आय बहुत बढ़ी, जो लोग मेडिसिन से जुड़े रहे, और कई और अनेकों उद्योग ऐसे रहे जिनकी आय घटी या हम कहते बंद प्राय हो गए। तो किसी का विश्लेषण ये एक चार्टर अकाउंटेंट कर सकता है, और ये एक तकनीकी पहलू है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और चल अचल संपत्ति या आय व्यय का ब्यौरा बढ़ता घटता है, जो आपका मुद्दा था। और दूसरी बात आई राजनीतिक सूचिता की बात। परिवर्तन होता है कोई सिस्टम, कितनी भी संवैधानिक संस्थाएं आज 8 वर्षों में मजबूत हुई हैं, और परिवर्तन धीरे धीरे। तो सर आप कह रहे हैं ना मजबूत हुई है, ये तो आप कह रहे हैं ना सर मजबूत हुई है, देश थोड़ी कह रहा है सर इस बात को। मैं इनकार नहीं करता हूँ। और इसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग चाहिए होगा। नहीं सर, केवल प्रधानमंत्री के पास कोई जादुई छड़ी नहीं सर, सुन लीजिए, लेकिन फिर भी सर सुन लीजिए, कठिनतम परिस्थितियों सर में आपके वो 370 का आपके राष्ट्रव्यापी लक्ष्य हो, और चाहे राम मंदिर बनाने का श्रेय हो, या अनेकों ऐसी भी योजनाएं हैं जो जनहित की उन्होंने चालू की। शौचालय किसी जाति विशेष का नहीं, और ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये राजनीति से भारतीय जनता पार्टी हमेशा अछूती रही है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं सर आप? इसके बारे में टिप्पणी नहीं। देशबंधु जी, परिवर्तन धीरे धीरे होगा और विकास के पथ पे भारत चलेगा। अरे सर, विश्व गुरु की हम अपनी से छवि को प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे सर? इतना धीरे धीरे अगर करेंगे तो प्राप्त नहीं हो पाएगी सर। नहीं त्रिशूल जी, 70 वर्षों में जो विकास, सर मैं आपको बताऊं सर, 8 वर्षों आपका सर एक मांगते हैं, लेकिन 70 वर्षों में क्या किया विपक्षियों ने? अरे इस सर, पर आप टिप्पणी नहीं करना। अरे सर मैं खूब टिप्पणी करता हूं, खूब कांग्रेस को आड़े हाथों सीधे हाथों सब ले लेता हूं मैं, लेकिन सर अभी आप सत्ता में हैं और जिम्मेदारी आपकी बनती है, और आप कह रहे हैं जादू की छड़ी नहीं है। आप राष्ट्रव्यापी और इतने बड़े लक्ष्यों की बात करते हैं और फिर जादू की छड़ी पे आ जाते हैं, अलादीन के चिराग पे आ जाते हैं, हातिम ताई की चटाई पे आ जाते हैं। सर ये थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है सर। जब आपके दृढ़ संकल्पों को जनता ने आत्मसात किया, आपने दृढ़ संकल्प बताए कि इस राष्ट्र का निर्माण करने में, इस राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है, तब राष्ट्र ने आप पर भरोसा किया, तब राष्ट्र ने आपको बहुमत दिया, तब एक एक व्यक्ति आपके संग जुड़ा, आपने जहां प्रतिबंध लगाए वहां आपके साथ जनता खड़ी रही। फिर आप ऐसी बात करते हैं कि जादू की छड़ी नहीं है। सर जादू की छड़ी कोई नहीं मांग रहा आपसे। त्रिशूल जी, आप मेरे शब्दों
का गलत मैं कोई गलत अर्थ नहीं निकाल रहा। जब से आपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री के चरण छूने से तब से 8 वर्ष किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने यदि कोई कार्य जनहित से जुड़ा न हो और जहां भारत के मान सम्मान में वृद्धि न हुई हो तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हो। चाहे कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आई, चाहे कोरोना की महान विभीषिका आई, आप जानते हैं विकासशील रहा, तो 70 साल में हमारा देश विकासशील रहा। चलिए मैं आ रहा हूँ वरुण जी। हमें ये वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेता हूँ। वरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे जी। हमने सभी क्षेत्रों में आ रहा हूँ मैं देशबंधु जी, आ रहा हूँ, एक एक करके निस्तारण किया। आ रहा हूँ मैं देशबंधु जी। बार बार 70 साल जो प्रधानमंत्री जी से लेके इन्होंने राग अलापी है। अटल जी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इनको ये ध्यान नहीं है। अटल जी की सरकार भी थी बीच में, और ये 70 साल जोड़ते हैं या सिर्फ 8 साल को अलग करते हैं। इसका मतलब मोरारजी देसाई हो, अटल जी हो, सारे प्रधानमंत्रियों को इस भावना से देखते हैं, इनकी भावना प्रदर्शित हो रही है पूरे देश के अंदर। मैं कह रहा हूँ संस्थाओं की बात कर रहे भाई, जिस संसद को चूम रहे थे ना प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस की, मैं कांग्रेस, आप लोग बीजेपी मोदी कर रहे हो, मैं कांग्रेस नहीं कह रहा हूँ, वो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ही बनाई थी। इलेक्शन कमीशन जो चुनाव करा रहा है वो भी हमारे पूर्वजों ने ही बनाया है। उसको आप लेकर के आज आनंद ले रहे हो ना, 8 साल कह रहे हो, ये सारे हमारे पूर्वज, उसमें मुख्य रोल कांग्रेस का। आप किसका लो, आप नहीं लेना चाहो मत लो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता जानती है देश। अब मैं कह रहा हूं जो आपने मुद्दे उठाए इस डिस्कशन में, वो ये है कि कैसे लोकतंत्र मजबूत रहे। मैं ऐसे नहीं चले, हमसे चले। मैं नहीं हूं, हमेशा हम हो। आने वाले टाइम में मोदी जी से भी कोई घाटा का प्रधानमंत्री आ जाए और देश की सारी संस्थाओं को रौंद डाले, तो हमको हम कैसे चलाना है, मैं कैसे हटाना है। उसके लिए एक मेरा सुझाव सबसे पहला, जो संविधान में भी उसका है, वो कोई लागू नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई साल पहले कह दिया लागू होना चाहिए। इंडियन जुडिशियल सर्विसेज IJS चालू हो जाएगा तो जुडिशियल सर्विसेज एकदम से इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। ऐसे ही जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी सर्विसेज होनी चाहिए अलग से, इंडिपेंडेंट इलेक्शन सर्विसेज होंगी, वो किसी नेताओं के अंडर में नहीं आएंगी। ये 2 सर्विसेज जब लागू हो जाएगी तो देश के अंदर नेताओं का कंट्रोल कम हो जाएगा। और आप देखिए अमेरिका में हम कहते हैं बहुत बढ़िया लोकतंत्र है, वहां पूंजीवाद है, लेकिन लोकतंत्र बढ़िया इसलिए है कि पूंजीवाद से पहले वो संस्थाएं उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दी। ट्रंप छोड़ना नहीं चाह रहा था, मोदी जी जैसे जबरदस्ती छुड़वाया गया। ऐसी चीजें मैं आपको, मैं हटा के हम करना है तो हमको ये जो लोग, मैं जो सिस्टम की बात जो हमारे संविधान में भी कही गई है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए इंडियन जुडिशियल सर्विसेज है, इलेक्शन कमीशन की खुद की सर्विसेज, ये 2 चालू हो जाए तो इससे हमारा देश सुधर जाएगा। लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ ये बात करेंगे कांग्रेस ने खराब किया, गांधी परिवार ने खराब किया, 8 साल में हमने कर दिया। मैंने इसी पॉइंट को उठाया था, स्तुति गायन करने से देश बर्बाद ही बर्बाद होगा। आप देखिए इंदिरा जी हमारी कितनी जाकर नेता रही है, लेकिन जब उनके टाइम पर, कौशिक जी इस बात से सहमत होंगे, आप भी होंगे, ठीक है, मैं उनका तो कंपैरिजन कोई कर नहीं सकता। समय कम है वरुण जी, संक्षिप्त में मुझे दीजिए जवाब। मैं उस समय पर्सोनिफिकेशन होने लगा था तो लोकतंत्र में गड़बड़ी आई थी। ठीक है, मैं आज फिर ये 7.5 साल को 8 साल से जो कर रहे हैं वो उसी का प्रारूप है, देश को बर्बादी के कगार पे ला चुके। ठीक है, मैं संजीव जी, चाइना, USA के अंदर मैं बिल्कुल, समय कम है। संजीव जी, क्या अगर मुखिया से ये पूछा जाए कि घर कैसे चलेगा और घर अच्छा कैसे होगा, तो ये इसमें कोई द्वेष है? और अगर मुखिया से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे कि घर कैसे अच्छा होगा? देखिए, अब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान में जो सरकार है, सरकार के मुखिया, सरकार को ही हम मुखिया मान के चलते हैं और उसी से इस बात की तजवीज़ की जाएगी कि आगे भविष्य हमारा कैसा हो। निश्चित तौर पे कुछ परेशानियां हैं जिसको लेकर के आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया और बहुत अच्छे मुद्दे पे आप सकारात्मक बात कर रहे हैं। इसमें किसी पार्टी विशेष को लेकर के आपने टारगेट नहीं किया। ये ऐसा आपने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और कांग्रेस ने नहीं किया या समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। ये एक आम आदमी की व्यथा है कि सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए जब तक सत्तारूढ़ पार्टी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको दुरुस्त करने का प्रयास नहीं करेगी, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी हो, कल कांग्रेस आए, परसों किसी और पार्टी की बात हो, जो सत्ता में है, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस कोड़ को खत्म करने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक ऐसे ही हम लोग झेलते रहेंगे, सब कुछ जानते हुए भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये भी एक सकारात्मक बात है कि कम से कम लोगों के बीच में ये बात जाए तो सही सच क्या है, लोग जाने, लोग अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि किसके साथ जाना चाहिए। बिल्कुल। देशबंधु जी, देखिए, मैनिफेस्टो शब्द भले ही इटली से आया हो और आपने हटा के संकल्प पत्र कर दिया हो उसको, लेकिन सबसे बड़ा संकल्प ये जनता आपसे जानना चाहती है कि क्या जो झूठा हलफनामा भर रहे हैं और जो आपके भाजपा के भीतर से विधायक बनकर और
मंत्री हो रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, क्या उनको भी जेल भेज दिया जाएगा? क्या उनको भी भारतीय दंड संहिता के धाराएं लगाकर इस जुर्म का दोषी माना जाएगा कि आपने ये झूठ बोला जनता से और आप दोषी हैं और आपको जेल भेजा जाता है? ये संकल्पों में होगा आपके आने वाले, जब भी आप सरकार में आएंगे? अभी भी हैं लेकिन और आगे। त्रिशूल जी, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेसी मित्र कह रहे थे, इंदिरा झाकड़ नेता थी, उनकी भी हत्या इसी देश में हुई। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए थे, आप बताइए इनकी महासचिव प्रियंका गांधी कौन से संवैधानिक दायित्व पर बैठी हैं कि उनकी सुरक्षा की खबर लीक हो गई? आपको मालूम है एक प्रधानमंत्री की विजिट का जो समय होता है और जो नहीं, आपने जो बात कही सुनिए, समय समाप्त हो रहा है। देशबंधु जी, संजीव कौशिक जी, वरुण पुरोहित जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो संकल्प है उनमें प्रतिबद्धता राजनीतिक दलों को दर्शानी होगी और जो झूठ बोल रहा है उसको खुद राजनीतिक दलों को कहना होगा कि हाँ, यह हलफनामा झूठा है और इसके खिलाफ ये कानून कड़ा होना चाहिए और ये कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।